Students, in the previous lecture we have already completed or discussed about the various categories or classification of drugs comes under the एंथलमेंटिक। जो एंथलमेंटिक कैटेगरी में जितनी ड्रग्स आती हैं उनको किस तरह से अलग अलग जो वर्म्स थे उनकी इन्फेक्शन थी, उनकी टाइप ऑफ इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और कौन कौन सी ड्रग्स फर्स्ट लाइन होती है, कोई भी जो वर्म्स होते हैं उसमें उनके ट्रीटमेंट में, क्योंकि अलग अलग तरह के वर्म्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इनके लिए फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए ड्रग की और अल्टरनेटिव क्या होनी चाहिए वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेरियस ड्रग्स। जो कि ड्रग्स आती हैं उनकी हम डिटेल पढ़ेंगे कि क्या उसकी फार्माकोकाइनेटिक होती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, क्या यूज़ होता है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इसकी डिटेल स्टडी वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज मिबेंडाजोल। हम डिस्कस करेंगे मिबेंडाजोल के बारे में। लेट्स बिगिन विद मिबेंडाजोल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मिबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं और बहुत कॉमनली यूज़ होती है। कैटेगरी में भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में तो आती है ऑलमोस्ट जितने भी इन्फेक्शन है उनके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अगर किसी में फर्स्ट चॉइस नहीं है तो सेकंड चॉइस में ज़रूर आती है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिकली एक दूसरे से मिलती जुलती भी है। कुछ बहुत रेयर ही डिफरेंस है अल्बेंडाजोल और मिबेंडाजोल में। सो लेट्स बिगिन विथ मिबेंडाजोल। आज हम डिस्कस करेंगे मिबेंडाजोल के बारे में। मिबेंडाजोल एंथलमेंटिक ड्रग है। ये प्राइमरी ड्रग होती है चॉइस, इट इज़ अ प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस। कोई भी मार्केट में अगर डिफरेंट जो अलग अलग जो ड्रग्स हैं जो कि हमने कल डिस्कस की थी अब कैटेगरीज में, क्लासिफिकेशन में, तो ये सबसे पहले प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? इट ऑलमोस्ट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बेंजइमिडाजोल। ये बेंजइमिडाजोल से बिलोंग करती है। बेंज, ये और अल्बेंडाजोल दोनों ही, अल्बेंडाजोल और ये मिबेंडाजोल दोनों ही कंजेनर है, तो ये बेंजइमिडाजोल कैटेगरी से बिलोंग करती है। जब इस तरह की वर्म्स की प्रॉब्लम होने लग गई, जो बच्चे थे कुछ अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में, जब वर्म्स होने लग गए, छोटे बच्चे जब मिट्टी एनगल्फ कर देते थे, उन मिट्टी में होता था लार्वा और वो लार्वा क्या करता था? इन्फेक्शन कॉज करता था, जिसके कारण छोटे बच्चों में स्टमक एक, और अगर ये बहुत सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता था तो ये फिलेरियासिस, जिसको हाथी पाँव कहते हैं, इस तरह की जो बीमारी है उसको भी एक तरह से बर्थ करता था। तो इसलिए अब इसकी इंट्रोड्यूस किया गया इस तरह की बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? इन 1972 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन 1972, इंट्रोड्यूस्ड, इट मीन्स ये मार्केट में अवेलेबल हो गया था इन 1972 में, मार्केट में अवेलेबल हो गया था। ये क्या है? इट इज़ अ कंजेनर, ये कंजेनर है थायाबेंडाजोल का। इट इज़ अ कंजेनर जो कि बहुत ही पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथलमेंटिक होता है। तो सो इट इज़ अ कंजेनर। कंजेनर के बारे में आपको बताया था मैंने। कंजेनर क्या होता है? कंजेनर के बारे में डिस्कस किया था कि ये इसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब कुछ सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, पहले जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें बता रखा है मैंने। तो ये कंजेनर है ऑफ थायोबेंडाजोल का। अब थायोबेंडाजोल का कंजेनर क्यों है? क्योंकि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम
एंथलमेंटिक एक्टिविटी का। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, मार्केट में बहुत सारी जो अलग अलग एंटी एंथलमेंटिक ड्रग्स अवेलेबल है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग टाइप की इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सब क्या करते हैं? इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं। अब जो एक पर्टिकुलर ड्रग हर तरह की इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होती है, इट मीन्स उसका क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्योंकि देखो, मार्केट में अलग अलग जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल है। तो फर्स्ट चॉइस क्या होगी? वो डिपेंड करती है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे, किस तरह से उसको एक्सेप्टेबल किया जा रहा है बाय द पेशेंट्स, उसकी एफिकेसी पे, कितना इफेक्टिव है वो पर्टिकुलर ड्रग, उसकी एफिकेसी पे, और कितने कम उसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो वो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो पर्टिकुलर ड्रग, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। हर एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहा है, उसी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है, या फिर फर्स्ट चॉइस भी कहा जाता है। इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी ले सकते हैं, फर्स्ट चॉइस में भी ले सकते हैं, एक ही बात है। बस इसमें यह है कि आपने ये देखना है कि एक ही ड्रग, अब मेबेंडाजोल है, हर तरह की ओरल बेंडाजोल है, हर टाइप की इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग तो मेबेंडाजोल या अल्बेंडाजोल में से एक तो होता ही होता है। सो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग वो होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होता है जो हर तरह की इन्फेक्शन के लिए सूटेबल हो, उसको ट्रीट करने के लिए सूटेबल हो। और फर्स्ट चॉइस मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी, जिसमें पेशेंट उसको इजीली एक्सेप्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ड्रग को। इट मीन्स उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। एक्सेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है? उसका टेस्ट अच्छा है, पैलेटेबल है, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। कई बार पेशेंट्स कहते हैं भी ये टेबलेट लेने से मुझे घबराहट होती है, मैं इसको नहीं ले सकता, या फिर उसका थोड़ा टेस्ट इस तरह से है, पैलेटेबिलिटी नहीं है। तो वही है, एक्सेप्टेबिलिटी बाय पेशेंट है, तब वो फर्स्ट चॉइस होएगी। एफिकेसी यानी इफेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है लेकिन उसका इफेक्ट उतना शो नहीं हो रहा। एफिकेसी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए विद लेस साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट्स भी कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। तो इसी तरह से इसका जो कलर है थायोबेंडाजोल, ये इसकी बहुत अच्छी एंथलमेंटिक एक्टिविटी होती है ड्यू टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसका भी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और यू कैन से दैट फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। Based upon the acceptability of the patient, less side effects and better efficacy के ऊपर बेस्ड है। और इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग कहा जाता है फॉर राउंड वर्म। किस किस के लिए बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। अब ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग किस जो कौन से जो वर्म्स है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है फॉर द राउंड वर्म, हुक वर्म, विप वर्म एंड पिन वर्म। राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म एंड विप वर्म, इनके लिए ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इसको कहा जाता है। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसे जो वर्म्स होते हैं जो कि फर्स्ट पहले ही डोज में वो थ्रू द स्टूल्स वो बाहर निकल जाते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं बॉडी से। लेकिन कई क्या होते हैं, कईयों के लार्वा रह जाते हैं। वो लार्वा क्या होता है? जो एग होता है वो हैच होता है और उनकी काउंटिंग क्या होती है? वो मैच्योर होते हैं, काउंटिंग बढ़ती है। तो ये ड्रग क्या करती है? जो लार्वा होते हैं ना, जब वो हैच होता है तो उसकी काउंटिंग रिड्यूस कर देती है। अगर जो
लार्वा है वो कम हो जाएंगे, एग हैच ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब उसकी काउंटिंग कम होगी। कम होने के कारण उसका रिकवरी रेट बढ़ जाता है। तो कुछ जो वर्म्स होते हैं इनिशियल स्टेज में ही एक्सपेल आउट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, सम वर्म्स आफ्टर 3 वीक्स, कुछ 3 वीक्स के बाद उसमें लार्वा होता है। वो लार्वा क्या होता है, टूटता है, एग हैच होता है और फिर वो मैच्योर होते हैं। एंड इन दैट केस तो उसमें क्या होता है, जो एग काउंट होता है उसको रिड्यूस करना होता है। ये केस होता है इन द केस ऑफ राउंड वर्म के केस में, हुक वर्म के केस में, टेप वर्म के केस में। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सपेल कर देते हैं, कुछ तो एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अब इसमें से जो एक्सपेल आउट होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्राइकिनेला होता है जो कि इंटेस्टाइन से एक्सपेल आउट हो जाता है, लेकिन उसको किल नहीं कर सकता। ये मीबेंडाजोल क्या होता है, जो ट्राइकिनेला होता है, ट्राइकिनेला एक तरह का वर्म है, उसको बॉडी से तो एक्सपेल आउट कर देता है बाय स्टूल्स। मीन्स क्या होता है, उसको स्टूल्स की तरह से उसको एक्सपेल आउट कर देता है, लेकिन उसको मारता नहीं, किल नहीं करता। अगर मान लो उसका जो लार्वा है माइग्रेट कर जाए, तो कई बार तो एक्सपेल आउट हो गया, लेकिन अगर कोई लार्वा उसके अंदर रह गया और किसी टिश्यू में या किसी बॉडी के अदर पार्ट में माइग्रेट कर गया, तब वो उसको किल नहीं कर सकता। तो ये इसका एक तरह का क्या है, ड्रॉबैक कह सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि वर्मीसाइडल एक्टिविटी इसकी बहुत स्लो है, इसका ड्रॉबैक है एक। ड्रॉबैक क्या है, ये वर्मीसाइडल एक्टिविटी है इसकी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जो कि 2 से 3 दिन इसको लग जाते हैं। अगर मान लो वो अगर वो मोबिलाइजेशन कर देता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है, तो इट मीन्स तो उसको वो किल नहीं कर सकता। तो इसकी वर्मीसाइडल एक्टिविटी, वर्मी यानी वर्म को मारने वाली, वर्मीसाइडल एक्टिविटी स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है इसकी वर्मीसाइडल एक्टिविटी। अब जो इसका जो मेन पार्ट है दैट इज मैकोफेक्शन। मेन पार्ट क्या है, मैकोफेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एक्शन और मैकोफेक्शन, ये जो मैकोफेक्शन है ये अल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल दोनों का ही सिमिलर है। ये मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ कि किस तरह से है। सपोज ये है होस्ट सेल, ये होस्ट सेल है, और इस होस्ट सेल में जो वर्म्स है ये बेंस इमिडाजोल का है, यानी मीबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल। बेंस इमिडाजोल, इसमें बेंस इमिडाजोल में मीबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल दोनों आ जाते हैं। होस्ट सेल है, होस्ट सेल में क्या हुआ, वर्म्स है। पहले तो सबसे पहला पॉइंट वर्म्स। अब ये वर्म्स है होस्ट सेल में सबसे पहले एंटर करे बाय डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से, या तो किसी ने सैंडल गल्फ कर ली, या कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड से ये अंदर एंटर कर गए। अब क्या हुआ, पेनिट्रेशन हुई, पेनिट्रेशन। आफ्टर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद क्या हुआ, सेलुलर एक्टिविटी। अपनी ग्रोथ के लिए ये क्या करेंगे, सेलुलर एक्टिविटी करेंगे। अपनी ग्रोथ के लिए सेलुलर एक्टिविटी करेंगे। इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज की एक्टिवेशन होगी, ट्यूबुलिन का अरेंजमेंट होगा, माइक्रोट्यूबुलिन होंगे, वो मिलकर अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन मिलकर एक ट्यूबुलिन का अरेंजमेंट करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इसमें सेलुलर एक्टिविटी करेंगे। आफ्टर द सेलुलर एक्टिविटी ये क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। जो पैरासाइट है उनकी क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ और फर्दर मल्टीप्लाई के लिए। यहां से क्या होगी? ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ वर्म एंड मल्टीप्लिकेशन, और ज्यादा अमाउंट में ये मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो गए, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ये क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में माइग्रेशन होगा इनका। माइग्रेशन हो गया दूसरे पार्ट में, वहां से माइग्रेट करते हैं कहां पहुंच जाएंगे? टुवर्ड्स टिश्यू। कहां पहुंच गए? टिश्यू में पहुंच गए। ये तो जनरल साइकिल है कि कैसे एक वर्म है बॉडी में एंटर करता है। अब जो बेंजमिडाजोल है, जिसमें मेबेंडाजोल भी आ जाएगा, अल्बेंडाजोल भी आ जाएगा, ये कैसे काम करता है? अब इसमें है मेबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल। मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इसको ऑरल एडमिनिस्टर किया गया ऑरली, देन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये क्या करेगा? बाइंड करेगा बीटा ट्यूबुलिन ऑफ पैरासाइट। बाइंड्स बीटा ट्यूबुलिन ऑफ पैरासाइट और वर्म, उसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या हो जाएगा? पैरासाइट के साथ बाइंड कर गया, इट मीन्स उसकी जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसको ही रोक दे रहा है। देखो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? इधर बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन। जैसे एक घर है, उसमें एक दीवार बनाई जाती है, तो उसमें ईंट, एक ईंट लगाई जाती है, उसके ऊपर एक और ईंट लगाई जाती है, उसके ऊपर एक और ईंट लगाई जाती है, वो ब्रिक्स इकट्ठे करके लगा दी जाती है और आपकी एक दीवार तैयार हो जाती है। अगर उसके बीच में से किसी ने कोई इस तरह से जो एक ब्रिक है, दो ब्रिक है, वो निकाल दी, तो इट मीन्स आपकी सारी दीवार नीचे गिर जाएगी। उसी तरह से वैसे ही अल्फा ट्यूबुलिन के ऊपर होता है, यानी पॉलीमराइजेशन होता है, अपने जैसे ही बनाते हैं वो बहुत सारे। इधर बीटा ट्यूबुलिन अपने जैसे बहुत सारे यूनिट बनाते हैं, उसके बाद मिलकर एक बड़ा ट्यूबुलिन बनाते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल बनाते हैं। तो उससे क्या होता है? अब इसकी जो सिंथेसिस है वही नहीं हो पाएगी। इनहिबिट द सिंथेसिस, इनहिबिट the synthesis of microtubules की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन यानी सेल को एक शेप प्रोवाइड करना, उसको एक शेप नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो वो सरवाइव कैसे करेगा? क्योंकि सेल क्या है? एक तरह से मेंटेन करके रखता है इससे, और क्या होता है? एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक स्टिकनेस प्रोवाइड करता है, तो और बैलेंस प्रोवाइड करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेल को। अगर उसको बैलेंस ही नहीं प्रोवाइड होगा, रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं होगा, तो वो सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिससे क्या होगा? इट इनहिबिट्स द ग्लूकोज अपटेक। और क्या करता है? इनहिबिट ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकोज का अपटेक भी रोक देता है। किसका? इन पैरासाइट। अब पैरासाइट है बेचारा, ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, अलग अलग जो ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, उसको कैसे एनर्जी मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव कैसे करेगा? अब उसने देखो एबिलिटी टू यूज ग्लूकोज उसका खत्म हो गया, क्योंकि ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पा रहा। और क्या करता है? एक काम और करता है, इसको चारों तरह से इफेक्ट करता है पैरासाइट को। इनहिबिट ग्लाइकोजन स्टोरेज। देखो
एक तो देखो जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट है, आपको पता है कई बार उनका ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज होके रहती है, ताकि जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको यूटिलाइज कर सके। अब इसको ग्लूकोज का अपटेक भी नहीं लेने दे रहा। मिबेंडाजोल का काम देखो, मिबेंडाजोल अल्बेंडाजोल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये चारों तरफ से उस पर इफेक्ट करता है कि उसको अपटेक भी नहीं लेने दे रहा, जिससे उसको एनर्जी मिले, और ग्लाइकोजन स्टोरेज भी नहीं होने दे रहा, ग्लूकोज का स्टोरेज भी नहीं होने दे रहा, ताकि इमरजेंसी केस में अगर उसको ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा तो उस जो स्टोर ग्लूकोज है उसको वो यूज करके एनर्जी उसको मिल सके, वो भी नहीं होने दे रहा। चारों तरफ से पैरासाइट गिर गया, अल्बेंडाजोल ने और मिबेंडाजोल ने अपना इफेक्ट शो करा, तो इससे क्या होगा, जो वर्म है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिप्राइव्ड ऑफ द जो एनर्जी है, उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी ड्यू टू इनहिबिट द ग्लूकोज अपटेक इन द पैरासाइट एंड इट इनहिबिट्स द ग्लाइकोजन स्टोरेज। जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है उसको भी रोक देती है, और ये जो एंजाइम, जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है उसको भी इफेक्ट करता है। एज यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसको भी इफेक्ट करता है। इट मीन्स उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, उसका सेल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, अल्टीमेटली पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द मैक ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन बाय बेंजइमिडाजोल एंड अल्बेंडाजोल। ये एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो ये क्या है, होस्ट सेल है। होस्ट सेल में क्या होता है, वर्म क्या करता है, सबसे पहले पेनिट्रेट करता है, सबसे पहले अंदर आया, एंटर किया, डिफरेंट अलग अलग मेथड से एंटर किया, जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्री में अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, वाटर के थ्रू, बच्चे ने मिट्टी खा ली सैंड के थ्रू, पेनिट्रेट किया उसकी बॉडी में। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद सेलुलर एक्टिविटी की उसने, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की, अलग अलग जो ग्लूकोज है उसकी एक्टिवेशन हुई, माइक्रोट्यूब्यूलिन बना, और अपने सर्वाइवल के लिए ट्यूब्यूलिन का उसको अरेंजमेंट करके उसके बाद आगे उसने अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। मल्टीप्लिकेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, पैरासाइट की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब वो वहां से आगे माइग्रेट करेगा, कहाँ पे, टुवर्ड्स टिश्यू, टिश्यू में पहुंच जाएगा। अल्बेंडाजोल मिबेंडाजोल क्या करता है, बाइंड कर देता है बीटा ट्यूबुलिन पैरासाइट के साथ, उसके साथ बाइंड करके माइक्रोट्यूबुलिन नहीं बनाने देता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं होगा प्रॉपरली, सेल नहीं तो लाइफ नहीं। उसी तरह से ये क्या करता है, ग्लूकोज का अपटेक, यानी ग्लूकोज नहीं मिलेगा उसको, एनर्जी नहीं मिलेगी, नॉट, जो पैरासाइट है वो नॉट एबल टू यूज द ग्लूकोज, और ग्लूकोज नहीं होगा तो नो एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है, ये एक काम और करता है, जो ये ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो भी खत्म कर देता है। जो एंजाइम ग्लाइकोजन, कई बार क्या होता है, डायबिटीज एंजाइम होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें ग्लूकोज की कमी होने के कारण लीवर में स्टोरेज हो जाती है उनके जो ग्लूकोज है, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो तो उसको यूज कर सके। अब वो ग्लाइकोजन को स्टोर भी नहीं करने दे रहा, भी उनको लेने भी नहीं दे रहा वहां से, और अब उनके पास एनर्जी कहाँ से आई, दोनों तरफ से अटैक हो गया मिबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल का। अल्टीमेटली इट विल लीड टू पैरासाइट डेथ। फिर क्या हो जाएगा, पैरासाइट की डेथ। पैरासाइट कांट सर्वाइव, जो पैरासाइट है, वर्म है, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ये मिबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल काम करते हैं, इनका मैक ऑफ एक्शन होता है। उसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ हैचिंग हो जाती है, जैसे निमाटोड एग्स हैं, वो क्या होता है, उनकी हैचिंग हो जाती है, हैचिंग ऑफ एग्स एंड देयर लार्वा, और उसको इनहिबिट कर देता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। वैसे तो ये क्या है, बेटर टॉलरेटेड है, लेकिन नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं इसके, जैसे डायरिया हो गया, नॉजिया, हेडेक, और कुछ एक दो साइड इफेक्ट्स बड़े ही थोड़े अजीबोगरीब से हैं, जैसे एक्सपल्जन ऑफ एस्कैरिस। कई बार क्या होता है, एक्सकैरिस एक वर्म है जो कि माउथ और नोज के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, तो ये भी एक तरह का साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पैरासाइट है ना, वो स्टार्वेशन हो जाती है, उसको भूख लगती है, क्योंकि भाई मिबेंडाजोल तो उसको ग्लूकोज लेने भी नहीं दे रहा और ग्लाइकोजन स्टोर भी नहीं करने दे रहा, एनर्जी नहीं है, तो उसको स्टार्वेशन के कारण वो बाहर निकलने लगते हैं, वो
बाय माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू बाहर निकलते हैं, ये भी साइड इफेक्ट्स में आता है। यूजेस इसके जो डोज है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट। इसमें जो 2 ईयर्स से छोटे बच्चे, जो 2 ईयर्स से बड़े हैं, 2 ईयर से बड़े बच्चे हैं, उनको अडल्ट में इंक्लूड किया जाता है, यानी अडल्ट डोज दी जाती है। जो 2 साल से छोटे एज के बच्चे हैं उनको हाफ डोज इंक्लूड की जाती है। राउंड वर्म, हुक वर्म एंड विप वर्म में 10 mg इसकी डोज रहती है, जो कि 2 बार देनी होती है, 3 दिन का कोर्स होता है। और पिन वर्म के केस में इसका 100 mg डोज रहता है, एक सिंगल डोज देनी होती है, और इसमें 2 से 3 वीक्स तक इसकी डोज चलती है। ये क्या करता है, पिन वर्म में जो उसका ओवा होता है उसको किल कर देता है, ओवा को ही किल कर देगा, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। सो दिस इज अबाउट द ड्रग ऑफ मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल के बारे में हमने आज डिस्कस किया। हमने मेबेंडाजोल के बारे में क्या डिस्कस किया? मेबेंडाजोल के बारे में क्या डिस्कस किया? सबसे पहले ये वेल्स इमिडाजोल होता है, 1972 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। कंजेनर है थायोबेंडाजोल का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इंक्लूड किया जाता है इसको, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। ड्रॉबैक इसका ये है कि वर्मिसाइडल एक्शन थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद हमने इसका मैकोफेक्शन के बारे में हमने इसके पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि साइड इफेक्ट्स, ये वैसे वेल टॉलरेटेड होता है लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इसकी डोज के बारे में ये डिस्कस किया। अलग अलग ड्यूरेशन के साथ अलग अलग डोज होती है इसकी। जो 2 ईयर्स से बड़े होते हैं उनको अडल्ट में इंक्लूड किया जाता है, जो 2 साल से छोटे होते हैं उनको हाफ डोज दी जाती है। वैसे राउंड वर्म, हुक वर्म और विप वर्म के केस में इसकी 10 mg डोज दी जाती है, 2 बार दी जाती है, 3 दिन का कोर्स होता है। पिन वर्म के केस में 100 mg एक सिंगल डोज दी जाती है, 2 से 3 वीक्स के बीच में। इसमें जो ओवा होता है उसको किल करता है। तो ये था आपका मेबेंडाजोल के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एल्बेंडाजोल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।